हेलो, वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। आज के गुड मॉर्निंग, हाय, ई एस का नॉर, ओके ओके। तो आज के हम लोगों का जो डिस्कशन है, यहाँ पर हम लोग इंडियन पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ कुछ सवाल को देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके, दो चार लोग और जुड़ जाए तो और बेहतरीन है। तो जस्ट अ सेकेंड, हम लोग शुरू करेंगे आज की डिस्कशन। तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर ऑप्शन में दिख रहा होगा, यहाँ पर जो है स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन था, ये आपको बताना है। हु वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। ये आपको कमेंट करके बताना है, हु वाज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मेरा ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी के एम मुंशी एंड ऑप्शन डी सी राजा गोपालाचार्य। तो आपको ये बताना है कि पहला जो आपका फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे, जो ये 2020 के यूडीसी के एग्जाम में भी आया था। तो फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को क्या कहा जाता है? फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता था, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता था, ठीक है। तो ओके, जस्ट सेकेंड, मेरा कुछ तो यहाँ पर टेक्निकल ग्लिच हो रहा है। Okay, I hope yes. Now I can see all of your messages. Okay, fine, good, good, good. Okay, so the correct answer is B, which is Sardar Patel was the first Home Minister of India. ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? द आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? आयरन मैन ऑफ इंडिया। हाय नोमी, गुड मॉर्निंग। आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और इनके ही इन मेमोरी ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल हम लोगों ने क्या देखा कि यूनिटी का जो स्टेच्यू है, ठीक है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी यहाँ पर बनाया गया है गुजरात में, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, क्योंकि ये एक इंसान है जिन्होंने पूरे इंडिया को जो अलग अलग प्रिंसिपलिटीज था, अलग अलग जो आपका छोटे छोटे जो स्टेट्स था,
उन सब को एक साथ करके एक यूनिफाइड स्टेट ऑफ इंडिया क्रिएट करने में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। तो इसको मैन ऑफ यूनिटी भी कहा जाता है और फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अरे ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहां पर देख सकते हैं। सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस ऑफ इंडिया, इंडिया की आर्म फोर्सेस की अगर हम बात करें तो इसका सुप्रीम कमांडर कौन होता है? डिफेंस मिनिस्टर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो आपको बताना है कि अगर हम लोग चीफ ऑफ सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस की बात करते हैं तो हु इज दिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल? सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस इन इंडिया क्या होगा? सी, ओके, सी और ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फाइन फाइन फाइन, ओके, सी, ओके ओके, नाइस नाइस नाइस। और बाकी सब लोग, सारे लोग कमेंट करने की कोशिश करें। तो सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस की अगर हम बात करें, करेक्ट आंसर क्या होगा? यस, ये जो याया ने किया है, क्वेश्चन नंबर लिखा है 2C लिखा है। इस तरह से आप लिखने की कोशिश करिए, क्वेश्चन नंबर लिखेंगे और उसका आंसर आप देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है? ठीक है, समझ में आ रहा है? सो द करेक्ट आंसर इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये जो आपका हमारे जो आर्म फोर्सेस है इंडिया के, उनका सुप्रीम कमांडर है। तो इसीलिए आपने कई सारे टाइम में एपीजे अब्दुल कलाम का फोटो देखा होगा आर्म फोर्सेस के साथ फोटो लेते हुए, या फिर अभी द्रौपदी मुर्मू जी का फोटो आया था। तो ये भी यूडीसी के एग्जाम में पूछा गया था। तो यू शुड बी अवेयर कि किस तरह के सवाल यहाँ पर पूछा जाता है, ठीक है? तो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि विच हाई कोर्ट, ओके, विच हाई कोर्ट हैज जुरिस्डिक्शन ओवर अरुणाचल प्रदेश? कौन से हाई कोर्ट को हम लोग क्या देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश के जो अरुणाचल प्रदेश एज ए स्टेट, इनके ऊपर कौन से हाई कोर्ट का यहाँ पर वो है आपका? नाहरलगुन हाई कोर्ट, ईटानगर हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट, अरुणाचल हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आंसर होगा? सारे लोग सी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, ओके ओके। और क्वेश्चन नंबर लिख के बोलिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है उस तरफ से लिखिएगा। ओके ओके, 3 सी, ओके, नाइस, गुड 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 गुड। गुवाहाटी गुवाहाटी, तो लगभग सारे लोगों की जो आंसर है वो सेम है, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। गुवाहाटी हाईकोर्ट जो है ये आपका असम का जो असम स्टेट में आता है, इस हाईकोर्ट के अंदर आता है आपका अरुणाचल प्रदेश का जुरिस्डिक्शन। तो गुवाहाटी हाईकोर्ट के अंदर और कौन कौन सा स्टेट आता है अगर हम पूछे तो इसमें एक तो हो गया असम, तो आता ही है, ठीक है, असम हो गया यहाँ पर, फिर अरुणाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, ठीक है, नागालैंड हो गया, एंड मिजोरम, ठीक है। तो असम, नागालैंड, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश, इन चारों स्टेट्स की अगर हम बात करें, जो हाई कोर्ट है वो कहां पर है आपका? गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंदर आता है, ठीक है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, ये याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सीएए, जो जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बवाल हुआ था, ठीक है, ये 2020 में 2019 में लाया गया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। तो इसमें कौन सा कंट्री के बारे में मेंशन नहीं है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान, कौन से कंट्री के बारे में यहां पर मेंशन नहीं है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए बी सी डी कौन सा होगा करेक्ट आंसर? बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए।
4B, 4 किसी ने डी बोला है, किसी ने बी बोला है, और बाकी सब लोग, मेगू ने बोला है 4B विच इज बांग्लादेश बोला है, दोगेबम ओके डी ओके, और भूटान, डी भूटान, मर्सिल कमदुक डी भूटान ओके ओके, हु एल्स, और बाकी सब लोग कुछ ना कुछ रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करिए। तो ये 2019 में लाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कि 3 कंट्रीज में से अगर कोई ऐसा कम्युनिटी के लोग हैं जो आपका हिंदू है, सिख है, जैन है, बुद्धिस्ट है, परसी है, ठीक है, और क्या होगा, हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन, इस 6 कम्युनिटी के लोग अगर इंडिया में आना चाहता है, ठीक है, इंडिया का क्या चाहिए उनको, सिटीजनशिप क्या दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा सिटीजनशिप? क्योंकि इनके साथ क्या हो रहा है, आपका कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, कुछ ना कुछ इनके साथ क्या हुआ, परसिक्यूशन हुआ है, इनके रिलीजियस आइडेंटिटी की वजह से इनके साथ परसिक्यूशन हुआ है और इनको वहां पर रहना मुश्किल हो रहा है, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट इनको क्या प्रोवाइड करेगा, सिटीजनशिप प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये तीनों ये 6 जो कैटेगरीज है, ये क्यों चुना गया है, क्योंकि 3 कंट्रीज के बारे में मेंशन था, क्या था, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। यहाँ पर क्या है, आपका मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज है, तो मुस्लिम्स को तो यहाँ पर वोटिंग राइट्स या फिर सिटीजनशिप देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी मेजोरिटी में है। तो उस कंट्री में जो माइनॉरिटी में है उनको ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो इसीलिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ये तीनों पाकिस्तान, बांग्लादेश और भूटान के बारे में मेंशन था, सॉरी अफगानिस्तान के बारे में मेंशन था और भूटान के बारे में मेंशन नहीं था। तो भूटान के लिए नहीं था, ये था ABC, इन तीनों कंट्रीज के लिए था CAA जो 2019 में लाया गया था, ठीक है। और हम लोगों ने इसमें देखा था कि कितनी ज्यादा बवाल हुई थी, प्रोटेस्ट हुई थी पूरे देश भर में, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 5। Okay, so the Rajya Sabha functions primarily as the representative of whom in the Indian Parliament। तो राज्य सभा की अगर हम बात करें, क्या है हमारे इंडियन पार्लियामेंट की बात करें, इंडियन पार्लियामेंट में क्या है आपका 3 पार्ट होता है पार्लियामेंट का, क्या क्या है, एक तो होगा लोकसभा, उसके बाद आता है राज्यसभा और प्रेसिडेंट, इन तीनों को मिला के हम लोग दे ऑल फॉर्म द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो अगर हम राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, द स्टेट्स ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए, 5 लिख के बताइए। हाँ, मीबोम पार्टिन सेज डी, बेनित परन डी, ओके, डी, ओके। स्टेट्स ऑफ इंडिया। और भी कुछ लोग रेस्पॉन्ड करना चाहेंगे? 115 लोग हैं, सारे लोग यहाँ पर रेस्पॉन्ड करेंगे फिर तो मजा ही आ जाएगा। डी डी डी, ओके। और कुछ लोग, ठीक है, गुड। सो द करेक्ट आंसर इज स्टेट्स ऑफ इंडिया। इसलिए इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, राज्यसभा का और नाम क्या है, राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है इसको, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है। ये स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। स्टेट्स के इंटरेस्ट को यहाँ पर क्या किया जाता है, आपका रिप्रेजेंट किया जाता है, वहां पर डिस्कस किया जाता है। अगर स्टेट्स का कोई पर्टिकुलर डिमांड है तो वो उसको हाईलाइट किया जाता है आपका राज्यसभा में, ठीक है, फाइन। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। ये आया था CGL 2021 में आया था, देखिए क्या था, द कोर्ट वर्डिक्ट डिक्लेयरिंग दैट ए पर्सन इज नॉट गिल्टी ऑफ द क्राइम व्हिच ही और शी हैज ट्राइड फॉर बाय द कोर्ट इज कॉल्ड व्हाट, हेबियस कॉर्पस, रिट, एक्विटल, ठीक है, ये होगा एक एक्विटल, यहाँ पर ACQUITTAL, अपील। तो क्या होगा बताइए, क्वेश्चन नंबर, यस गुड, तलर जरंग सेज काउंसिल ऑफ स्टेट एंड अपर हाउस। तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए।
The court verdict declaring that a person is not guilty of the crime which he or she was tried for by the court is called. ओके कई सारे लोग बोल रहे हैं ऑप्शन सी 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 ओके 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 तो वही जाहिर सी बात है अगर किसी भी तरीके की एक्यूज व्यक्ति है एक्यूज मतलब जिनके ऊपर क्या आरोप लगता है अगर कोई एक्यूज व्यक्ति है वो जब ट्रायल में जाएगा ट्रायल में जाने के बाद जब सारा एविडेंस प्रूफ पेश करने के बाद देखा जाएगा कि इसके खिलाफ कोई भी इनक्रीमेटिंग एविडेंस नहीं है इनक्रीमिनेटिंग जिस जो दर्शाता है कि ये इंसान क्या है क्रिमिनल है तो ऐसे में क्या कर दिया जाएगा उनको रिलीज कर दिया जाएगा उनको छोड़ दिया जाएगा दैट प्रोसेस विल बी कॉल्ड एज एक्विटल ठीक है वेरी सिंपल इजी ठीक है ठीक है मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7 ये भी सीजीएल 2021 में आया था क्या है सवाल क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्लेसेस ए ड्यूटी अपॉन द स्टेट ये स्टेट के ऊपर ड्यूटी डालता है टू प्रोवाइड ए लॉयर टू एनी सिटीजन हु इज अनएबल टू एंगेज वन ड्यूटी टू ड्यू टू पॉवर्टी और अदर डिसेबिलिटी मान लीजिए कोई इंसान क्या है आपका उसमें है मतलब एनी वन हु इज ऑन ट्रायल ठीक है और आप जानते हैं हमारे इंडिया में लॉयर की जो फी है कितना महंगा होता है तो बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है लोग पॉवर्टी की वजह से इतना गरीबी की वजह से लॉयर अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वैसे में स्टेट की तरफ से लॉयर प्रोवाइड किया जाता है और स्टेट की तरफ से लॉयर प्रोवाइड करना ये स्टेट की जिम्मेदारी है ठीक है तो ये जो चीजें हैं ये जो राइट है लोगों को दिया गया है ये कौन से आर्टिकल में दिया है आर्टिकल 16 39A 42 29A बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का 7 का बताइए अभी 7 आपको बताना है व्हाट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन 7 7B ओके नेल पी नाना सेज 7B उसके बाद दोगेवाम सेज बी भाई सब लोग कमेंट करिए डू नॉट हेजिटेट एंजेला गामी 7B ओके इतने ही लोग बस कमेंट कर रहे हैं बाकी लोग क्यों नहीं कमेंट कर रहे हैं बहुत कम लोग कमेंट किए हैं अभी तो प्लीज टेल मी व्हाट इज द आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है सब लोग कमेंट करिए भाई सर नो आइडिया अबाउट दिस ओके ओके ठीक है सो द करेक्ट आंसर विल बी बी विल बी करेक्ट आंसर जितने लोगों ने बी यहाँ पर एज ए ऑप्शन चुना है दे स्टैंड्स करेक्टेड तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि देखिए ये जो हम लोग जब बात करते हैं आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हमारा क्या है ये फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है ठीक है आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक क्या आपका डीपीएसपी का पार्ट है डीपीएसपी क्या होता है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ठीक है और यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं डीपीएसपी को
ये सब जो स्टेट्स होते हैं, जो गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट के ऊपर कुछ ड्यूटी होता है टू अंडरटेक दिस थिंग। गवर्नमेंट को ये सब करना चाहिए, इसको हम लोग बोलते हैं डीपीएसपी। तो उसमें आर्टिकल 39A जो है ये डीपीएसपी का पार्ट बनता है। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं कि कोई भी व्यक्ति, अगर आप मान लीजिए पुअर है, समवन इज अंडर पॉवर्टी, तो वैसे में उस इंसान को पास हो सकता है क्या ना हो, आपका लॉयर हायर करने की राइट ना हो, तो वैसे में इनको हमें क्या करना पड़ेगा, लॉयर प्रोवाइड करना पड़ेगा। आर्टिकल 16 क्या है, आपका फंडामेंटल राइट का पार्ट है। आर्टिकल 16 बोलते हैं कोई भी गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी, पब्लिक अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है, कोई जॉब की बात हो रही है, उस वैसे केस में किसी भी इंसान के साथ आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते बेस्ड ऑन रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एंड डिसेंट। ठीक है, ये 6 ग्राउंड पे आप क्या नहीं कर सकते हैं, राइट टू जो अपॉर्चुनिटी है इन एम्प्लॉयमेंट, वहां पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। आर्टिकल 42 के अंदर क्या था, आर्टिकल 42 में कोई बता सकता है क्या था? आर्टिकल 42 फिर से आपका क्या हो गया, ये डीपीएसपी का पार्ट हो गया। तो आर्टिकल 42 में क्या है, तो ये बताते हैं कि जो हमारा वर्किंग कंडीशन है, ठीक है, लोगों का जो वर्किंग कंडीशन, वर्कर का जो वर्किंग कंडीशन है, वर्किंग कंडीशन शुड बी ह्यूमन। ठीक है, एकदम मतलब अमानविक नहीं होना चाहिए, ह्यूमन वर्किंग कंडीशन शुड बी देयर। ठीक है, ये हम लोग देखते हैं आर्टिकल 42 में। और आर्टिकल 29A कुछ नहीं होता है, ये आपको बना के दिया है। आर्टिकल 29 क्लॉज 1 और क्लॉज 2 हो सकता है। आर्टिकल 29 में हम लोग क्या देखते हैं कि जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लोग हैं, ठीक है, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन जिनके पास कोई अपना यूनिक लैंग्वेज है, कल्चर है, यूनिक जो है यूनिक तरीके की तौर तरीके हैं, दैट कैन बी प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व, ये सब आर्टिकल 29 में है। अब मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8, ये सीजीएल 2021 का ये भी सवाल है। क्वेश्चन इज, हु इज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ फ्री इंडिया? जब इंडिया आजाद हुआ तो पहला हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन था? द ऑप्शन इज सुकुमार सेन, ओपी रावत, के बी के सुंदरम, नन ऑफ द अबव, ए बी सी डी, बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। अच्छा आप लोग हाँ गुड, ओके, सुकुमार सिंह, ओके, ए सुकुमार सेन, 8A, 8A, ओके ओके ओके। भाई यहाँ पर केलसंग ने तो हद ही कर दिया, इन्होंने बोल दिया सुकुमार रावत, तो इन्होंने दो ऑप्शन को मिक्स मिक्स कर दिया। ठीक है, मीम मीम बना रहे हैं भाई यहाँ पर बैठे बैठे। ओके, नाइस। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा फिर? ये होगा आपका सुकुमार सेन, विच इज करेक्ट आंसर वुड बी ए, वुड बी योर करेक्ट आंसर, सुकुमार सेन। तो ये एक सिविल सर्वेंट रहे हैं, ठीक है, और इनको बनाया गया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर 1950 से लेकर 58 तक, 8 साल तक दिस जेंटलमैन रिमेन्ड एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्टेटमेंट्स ए एंड बी अबाउट नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। ठीक है, नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया के बारे में मेंशन है। The national flag shall be rectangular in shape. The ratio of the length to the height of the flag shall be 3:1. तो आपको करेक्ट आंसर बताना है कि ऑप्शन सिर्फ ए करेक्ट है, या फिर सिर्फ बी करेक्ट है, या फिर दोनों ही करेक्ट है, या फिर दोनों ही गलत है। आपको बताना है कि ए बी सी डी में क्या होगा, बताइए, व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर? नाइन का सी, ओके।
9C ए बता रहे हैं कुछ लोग. ओके. एन जे दोयम सेस रेशियो इज 3:2. ओके ओके, वेरी गुड. ओके, तो ये एक क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारे लोग गलत हो रहे हैं. देखिए. ओके. Marcel Kamduk, ratio should be 3:2. Shape is rectangular. Very good. Only A is correct. Sorry, sir. Okay, Yamin. Okay, Talar says correct ratio is 3:2. अभी तक आप लोगों को पता चल गया होगा कि करेक्ट रेशियो कितना है. करेक्ट रेशियो इज 3:2. ठीक है, तो ये ऑप्शन बी तो आपका नहीं होगा. ठीक है, और ये रेक्टेंगुलर शेप का होना चाहिए, विच इज करेक्ट. सो ऑप्शन ए वुड बी योर करेक्ट आंसर. आपको पता है ये क्वेश्चन सेम सिमिलर क्वेश्चन आपका यूपीएससी में भी पूछा गया था. ठीक है, यूपीएससी 2023 में भी पूछा गया था. वहां पर 3:2 मेंशन था. तो करेक्ट आंसर वुड बी 3:2. एंड इट्स फाइन, आपको कोशिश करना पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, जो आपका फ्लैग है इट शुड बी रेक्टेंगुलर कलर का होना चाहिए, और ये 3 कलर का होगा. क्या क्या कलर है? ऊपर क्या ऑरेंज, बीच में व्हाइट, नीचे ग्रीन. ठीक है, तो ये आपको नेशनल फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा जो आपका इंफॉर्मेशन है यहाँ पर रहना जरूरी है. ठीक है, द रेशियो ऑफ द लेंथ टू द हाइट ऑफ द फ्लैग शैल बी 3:2. और इसके बीच में हम लोग क्या देखते हैं, अशोक चक्र हमें मिलता है. अशोक चक्र. ठीक है, अशोक चक्र मिलते हैं. ठीक है, और बट ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. 9 हो गया 10. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स विच टाइप ऑफ सिटीजनशिप फॉर द होल ऑफ इंडिया? सिंगल सिटीजनशिप, ड्यूअल सिटीजनशिप, बोथ सिंगल एंड ड्यूअल सिटीजनशिप, नन ऑफ द अबव. बताइए. The Constitution of India provides which type of citizenship for the whole of India? ये क्वेश्चन नंबर 10 है. क्वेश्चन नंबर लिखिएगा और इसके साथ 10A सिंगल. ओके, 10A बोजांग नियोदोस ए सिंगल सिटीजनशिप. सिंगल. ओके, ए. इसका तो मतलब 100% लोगों का आंसर सेम होना चाहिए मेरे ख्याल से. वेरी गुड. सिंगल सिंगल सिंगल. वेरी गुड, नाइस, वेल डन, गुड. तो हम लोग का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या आता है? ए आता है. हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि हम लोग दो कंट्री का मेंबरशिप भी नहीं रख सकते हैं. और अगर हम कोई पर्टिकुलर स्टेट से हैं, जैसे हम लोग मान लीजिए कि हम अरुणाचल प्रदेश से हैं, तो हमारे पास अरुणाचल प्रदेश का अलग मेंबरशिप होगा और इंडिया का अलग एक सिटीजनशिप होगा. ऐसा नहीं है. ठीक है, वी बिलीव इन सिंगल सिटीजनशिप. ठीक है, आवर लॉयल्टी, हमारी जो लॉयल्टी है इट शुड बी टू द यूनियन ऑफ इंडिया. ठीक है, लेकिन यूएसए की बात करते हैं, तो यूएसए में क्या करते हैं, एक इंसान मतलब डबल सिटीजनशिप वहां पर एग्जिस्ट करता है. ठीक है, यूएसए के बारे में पता है सबको? चलिए. तो यूएसए में क्या होता है कि डुअल सिटीजनशिप रहता है. एक तो आप सिटीजनशिप आपका स्टेट का भी अलग से होता है और कंट्री का अलग से होता है. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11. द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG, ठीक है, इज अपॉइंटेड बाय whom? द स्पीकर, द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, नन ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होते हैं. The Comptroller and Auditor General of India is appointed by whom? Okay, good. Question number
ओके ओके ओके, यूएसए का अभी मालूम चला। फाइन। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 11। द प्रेसिडेंट। ओके ओके ओके। चक्कू चुम्पू एस्पिरेंट, एस्पिरेंट वाला। ओके, तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का काम क्या होता है कि सरकार जो होते हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट जो होते हैं, चाहे वो आपका वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, उनका जितने भी आपका फंड्स होते हैं, जितने भी फंड्स होता है, उसका फंड में पैसा कहाँ से आया, कहाँ खर्चा हो रहा है, इस तमाम चीजों के जो आपका प्रॉपर जो आपका एनालिसिस होता है, प्रॉपर जो आपका स्टडी होता है, ये कौन करवाता है? दिस प्रॉपर स्टडी इज कंडक्टेड बाय हूम? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इनका हेड ऑफिस कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है, एंड इट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, व्हिच इज सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के खर्चा को नहीं देखते हैं, यहाँ पर आप स्टेट गवर्नमेंट के खर्चों को भी ये लोग ऑडिट करते हैं। ठीक है, कि कहीं कोई करप्शन वगैरह तो नहीं है, और ये लोग रिपोर्ट लाते हैं, रिपोर्ट लाके प्रेसिडेंट को देते हैं, और प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के सामने रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस जीएसटी? जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया था कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत? ये इंप्लीमेंट हुआ था 1 जुलाई 2017 से। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाया गया था। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन 97th अमेंडमेंट, या फिर 99, ठीक है, या फिर 101, या फिर नन ऑफ द अबव? बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। ओके, सी, नोमी से सी, बाकी सब लोग कमेंट करिए भाई। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। लाइव नहीं है क्या? लाइव तो है, लेकिन इतना लेट क्यों? ओके, 12 का सी, 101, 12 का सी। ओके, बोजंग से सी, मऊ से सी, रिगी से सी, नोमी सी। ओके ओके ओके, बाकी बाकी सब लोग भी कमेंट करिए। 143 पीपल, इट मींस द कमेंट हैज टू बी मोर। कम से कम 100 क्वेश्चन, 100 कमेंट तो आना चाहिए। 100 लोगों का कमेंट आएगा तब तो मजा आए। जल्दी 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 बताइए। बाकी लोग नहीं बताएंगे? चलिए ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं, पहला ऑप्शन में क्या है? 97। 97 की क्या था? जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है, इसका पहले क्या था आपका? ये एक स्टेचुटरी स्टेटस था, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया गया, इसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड कर दिया गया ताकि लोग इसको और ज्यादा सीरियसली लें। 99th अमेंडमेंट की अगर हम बात करें, इसके थ्रू लाया गया था एनजेक, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमेटी। इसके तहत यह था कि जो एनजेक होगा, ठीक है, ये जो बॉडी होगा, ये एनजेक क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट या फिर जो आपका हाई कोर्ट है, उसमें जजेस को अपॉइंट करेंगे। ठीक है, जजेस को अपॉइंट करेंगे, लेकिन ये 2014 में लाया गया था, लेकिन 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया था कि ये अमेंडमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? 101st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016 ये लाया गया, और इसको इंप्लीमेंट किया गया था 1 जुलाई 2017 में। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 बताइए। ये है आपका सर्वेयर का एग्जाम होता है, उसमें आपको पूछा गया था, व्हाट इज इट? According to which article of the Indian Constitution,
एवरी पर्सन हैज अ फंडामेंटल राइट टू बी डिफेंडेड बाय ए लॉयर। ये अभी ऊपर हम लोगों ने देखा था, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि हर एक व्यक्ति को क्या होना चाहिए, एक लॉयर का राइट होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पर्सन हैज अ फंडामेंटल राइट टू बी डिफेंडेड बाय ए लॉयर? आर्टिकल 25, 46, 24, 22 कौन से आर्टिकल में है बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, हम लोग खत्म ही करेंगे इसको। बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। हर एक व्यक्ति को लॉयर मिलना चाहिए, चाहे वो कुछ गलत किया है, कितना भी गलत किया है, उसके पक्ष सुनने के लिए एक लॉयर का होना जरूरी है। बताइए। क्या हो गया, आप लोग कमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? आर्टिकल 22, आर्टिकल 22, आर्टिकल 23, ओके। सर थोड़ा जल्दी कराओ। हाँ मैं जल्दी ही करवाना चाह रहा हूँ, आप लोग वो नहीं कर रहे, कमेंट नहीं कर रहे ना, दिक्कत ये है। तो खैर इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? डी है। आर्टिकल 22 में क्या मेंशन है कि जो आपका ओके आर्टिकल 22 में क्या मेंशन है कि जब भी कोई एक व्यक्ति अरेस्ट होता है, डिटेंशन होता है, उसको कुछ राइट्स है। तो अरेस्ट और डिटेंशन दो तरीके का होता है, एक होता है प्रिवेंटिव, एक होता है प्रिवेंटिव, दूसरा होता है आपका प्यूनिटिव। ठीक है, प्यूनिटिव मतलब अगर किसी ने क्राइम कर लिया उसके बाद अरेस्ट किया जाता है। प्रिवेंटिव मतलब कि कोई क्राइम कर सकता है इसीलिए उसको अरेस्ट करना। ठीक है, तो ऐसे में अगर आप मान लीजिए किसी को अरेस्ट किया गया है तो उस वैसे में उस इंसान के पास लॉयर होने की संभावना होना, उसके पास लॉयर होने की राइट होना चाहिए। ठीक है, ये हम लोग देख सकते हैं। ओके, समझ रहा हूं मियम, आई कैन अंडरस्टैंड। बाकी लोग थोड़ा सा स्लोली रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा लेजी हो गया, बट ठीक है। Question number 14. Which state has topped in the Good Governance Index of 2021 released by central government? केरला, कर्नाटका, गुजरात और एंड नन ऑफ द अबव। ये बताइए। Which state has topped in the Good Governance Index 2021 released by the central government? गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो लाया गया था 2021 में, उस टाइम कौन स्टेट था जो टॉप पे आया था? यस, ओके 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 ओके। सर ये तो पुराना है, हाँ पुराना है, तो इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा कि सर ये पुराना डेटा याद रखना है क्या? द आंसर इज नो। ठीक है, आंसर इज नो। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि 2024 में या फिर 2023 का जो डेटा है उसको एक बार सर्च करके आपको देखना पड़ेगा। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, जब भी कोई पुराना फैक्ट आए तो ये गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो आपका इंडेक्स है 2023 का है या फिर 24 का, उसका आपको डेटा देखना पड़ेगा, लेटेस्ट वाला आपको देखना पड़ेगा। ये आपका क्या है, आपका जॉब है, ये आपका टास्क है। सो द करेक्ट आंसर इज गुजरात, क्योंकि ये पुराना है। लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 15। which of the following part of Indian Constitution deals with the fundamental rights? Fundamental rights किस में आता है? पार्ट 1, पार्ट 3, पार्ट 2, नन ऑफ द अबव। बताइए फंडामेंटल राइट किस में मेंशन्ड है? गुड, मियाम सेज तमिलनाडु इन 2024। तो इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन रहता है उसको आपको अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, सो बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि फंडामेंटल राइट कौन से पार्ट में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में आता है व्हेन वी टॉक अबाउट फंडामेंटल राइट्स?
पार्ट थ्री, ओके ओके ओके। और पार्ट थ्री, गुड। सो द करेक्ट आंसर इज पार्ट थ्री। पार्ट थ्री में हम लोग का फंडामेंटल राइट्स है। कितने फंडामेंटल राइट्स है कौन बताएगा मुझे? हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिवन टू इट्स सिटीजंस? हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर? हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स? देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स जो आपको याद रखना पड़ेगा। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 16। तो 6 फंडामेंटल राइट्स क्या क्या है? राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू रिलीजन, राइट टू कल्चरल एंड रिलीजियस राइट्स, एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, एंड जो सिक्स्थ है वो है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 16 का आपको आंसर बताना है। द फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? या फिर किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर ये लिया गया था? जर्मनी, चाइना, यूएसएसआर, नन ऑफ द अबव। ये फॉरेस्टर के एग्जाम में आया था 2022 में। बताइए कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया था? फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ व्हिच कंट्री? टेल मी। ओके, रशियन, रशिया, यूएसएसआर, ठीक है ठीक है। सी, सी रशियन, ओके ओके ओके, रशियन, फाइन, ओके, गुड। सो यूएसएसआर के जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में मेंशन है। तो हमारे इंडिया में भी क्या हुआ, जो 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ सुधार किया फॉर द 42nd टाइम। ठीक है, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू यहाँ पर क्या किया था आपका 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड कर दिया था, 10। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं, one more fundamental duty was added in the year 2002. Now in total we have how many fundamental duties? 11 fundamental duties। ठीक है, 11 fundamental duties are there। तो ये एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में है, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट? नवंबर 26, दिसंबर 26, जनवरी 26, नन ऑफ द अबव। क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है बताइए? तो कॉन्स्टिट्यूशन डे को क्या कहा जाता है? ये भी कहा जाता है कि नेशनल लॉ डे भी कहा जाता है, नेशनल लॉ डे भी कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर 17 का ए बी सी डी क्या है करेक्ट आंसर? नवंबर 26, नवंबर 26, नवंबर 26, नवंबर 26, नवंबर 26। वेरी गुड। सो द करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, ये 1949 को नवंबर 26 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पार्ट्स, ठीक है, सम पार्ट्स हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का था उसको इंप्लीमेंट किया गया था। इसको कंप्लीट तो हो गया था उसी डेट को, और उस डेट को कुछ पार्ट्स को इंप्लीमेंट भी किया गया था। लेकिन बाकी जो आपका मेजोरिटी ऑफ द हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है वो कब इंप्लीमेंट किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। अब 26 जनवरी 1950 को क्यों? तो सर अगर 1949 में अगर ये कंप्लीट हो चुका था तो 2 महीना यहाँ पर रोकना क्यों पड़ा? तो द आंसर इज 26 जनवरी, 26 जनवरी 1930 इस डेट को छुपा हुआ है। ये वो दिन था जब पहली बार इंडियन नेशनल मूवमेंट के लोगों ने, हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर यूएसएसआर है, सी है। ठीक है, नोमी। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि
1930 में 1930 में 26 जनवरी 1930 को सबसे पहली बार इंडियन नेशनल मूवमेंट के जो फाइट लोग थे उन लोगों ने एक कंप्लीट इंडिपेंडेंस, एक स्वराज के लिए सेलिब्रेट किया था। उसी डेट को कॉमेमोरेट करने के लिए 26 जनवरी 1950 को ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन डे को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट करवाया था, जो हमारे लिए रिपब्लिक डे है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन डे या फिर नेशनल लॉ डे ये है आपका 26 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 18 बताएं, हु इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? हु इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इसका तो मैं डिस्कस भी नहीं करूंगा, बस आप करेक्ट आंसर बताएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन चले जाएंगे। ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है। ओके, बी आर अम्बेडकर। और इसका तो डिस्कस भी नहीं करेंगे कि क्यों है इसका आंसर, जो भी इसका आंसर होगा। बी आर अम्बेडकर या ना? ओके, कानून अब हमसे बी आर अम्बेडकर, नाइस। तो इसमें हम डिस्कस बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ये सबको पता होना चाहिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर शुड बी द करेक्ट आंसर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फाइनेंशियल इमरजेंसी? फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में कहां पर मेंशन्ड है? आर्टिकल 356, 352, आर्टिकल 360 और नन ऑफ द अबव? क्या होगा करेक्ट आंसर? फाइनेंशियल इमरजेंसी। नुसो सोसो सेज इट इज 360। ओके, गुड गुड गुड, नाइस रेस्पॉन्स। गुड, बढ़िया है। आर्टिकल 360 में हम लोग क्या देते हैं? फाइनेंशियल इमरजेंसी की अगर बात करते हैं। आर्टिकल 352 में क्या है? यहाँ पर नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं। आर्टिकल 356 में क्या है आपका? स्टेट इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंशियल रूल की बात करते हैं इन आर्टिकल 356। चलिए, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 20, ये भी फॉरेस्टर एग्जाम में आया था। लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, कौन सा कंट्री को लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है दुनिया में? बताइए। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जर्मनी, नोटा? यस, बताइए। सुसोनोसोसिस इंडिया, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। आप लोग जितना जल्दी आप लोग रेस्पॉन्ड करेंगे उतना जल्दी हम लोग खत्म करेंगे, जितना आप लोग लेट करेंगे उतना लेट हमसे भी हो जाएगा। इंडिया, ओके, तलर जरंग से नहीं, इंडिया को मदर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं कहा जाता है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है यूएसए को। बट लार्जेस्ट डेमोक्रेसी की जब बात आती है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, इट शुड बी व्हाट? इट शुड बी इंडिया, क्योंकि हमारे यहाँ पर 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है और हमारा डेमोक्रेसी एकदम फुल्ली अच्छे से अभी भी चल रहा है। और बाकी दुनिया में बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो लोग क्या किए हैं, जिन लोगों ने डेमोक्रेसी को एक्सपेरिमेंट किए हैं, बट कहीं भी ना कभी कहीं ना कहीं उन लोगों को जाके प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। बट इन इंडिया द केस इज डिफरेंट। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 21, गुड गुड गुड। हु इज द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? ये 2022 में था, लेकिन अभी मुझे 2024 का बताइए, अगर किसी को पता है तो। हु इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया 2024? अगर आप मुझे बता पाए, 2024 वाला भी यहाँ पर ऑप्शन है, ठीक है। ये इसको 2000 मानने 2022 का नहीं, हाँ ये करंट ही मान सकते हैं। चलिए, इसमें से बताइए ए बी सी डी, क्या होगा करेक्ट आंसर? राजीव कुमार, राजीव कुमार, राजीव कुमार। ओके 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 ओके, वेरी गुड। जितना जल्दी आप लोग कमेंट करेंगे उतना जल्दी हम लोग खत्म करेंगे। वेरी गुड। सो द करेक्ट आंसर इज बी, विच इज श्री राजीव कुमार इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 बताना है आपको। ओके, ए क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है,
आधा फेडरल गवर्नमेंट का कैरेक्टर है, थोड़ा सा सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पर थोड़ा सा पावरफुल है, ठीक है। इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड फ्रॉम, ये जो क्वासी फेडरल हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ये इसमें क्या है आपका इंडियन गवर्नमेंट जो है ये फेडरल कैरेक्टर का भी है और इंडियन गवर्नमेंट के पास थोड़ा सा पावर भी ज्यादा है, तो मतलब हाफ फेडरल हाफ यूनिटरी। ये कहां से लाया गया था? ब्रिटिश, अमेरिकन, आयरिश, कैनेडियन, बताइए। A quasi-federal form of government in Indian constitution was adopted from which country? कनाडा, कनाडा, कनाडा। 4 लोगों ने ही रेस्पॉन्ड दिया, 150 लोग हैं भाई साहब, जल्दी जल्दी करिए, जल्दी जल्दी रेस्पॉन्ड करिए। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज डी इज योर करेक्ट आंसर। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कनाडा में क्या है आपका फेडरल सिस्टम है, बट वहां पर क्या है जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। और इंडिया में भी ऐसा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पावरफुल है, जब भी अब नेशनल इमरजेंसी लग जाता है, सारे स्टेट गवर्नमेंट क्या हो जाता है आपका साइलेंस में चला जाता है। जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरे देश के ऊपर क्या करता है, निगरानी रखते हैं। तो दिस इज हाउ वी नो दैट इंडियन यूनियन ऑफ इंडिया जो है ये मोर पावरफुल है कंपेयर टू स्टेट्स, ठीक है। तो ये हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का बताइए। द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? ये तो और भी इजी है, और भी इजी है, बढ़िया। ज्ञाति तुनिया से राजेंद्र प्रसाद, ओके। एबीसीडी करके डालिए ताकि जल्दी जल्दी कमेंट कर पाए, आपको टाइप भी करना पड़ता है, तो जस्ट एबीसीडी बोलने से भी। क्वेश्चन नंबर लिखिए 23, ए बी सी डी ऐसा करेगा। तब ततुम से सरदार पटेल, ओके 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 ओके। आरपी, अरे भाई मुझे लगा आरआईपी लिख दिया। स्टैन ब्रो, आरपी राजेंद्र प्रसाद जी, कुछ ज्यादा ही शॉर्ट कर दिया। यस, करेक्ट आंसर इज ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज योर करेक्ट आंसर विथ रेस्पेक्ट टू। अच्छा, जो आपका टेम्पररी था, ठीक है, जो आपका प्रोटेम प्रोटेम तो नहीं कहेंगे उसको, हम लोग बोलते हैं टेम्पररी जो स्पीकर था, ठीक है, टेम्पररी स्पीकर तो नहीं, टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये कौन था बताइए, कोई बता सकता है? वेरी गुड, तलार जरंग सच्चिदानंद सिन्हा, वेरी गुड वेरी गुड। सच्चिदानंद सिन्हा सबसे सीनियर मोस्ट थे, तो उनको बनाया गया पहले वो प्रेसिडेंट बनाया गया, ठीक है। लेकिन जब एक परमानेंट हमें चाहिए था, तो उसके लिए हम लोग क्या देखते हैं, राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि सच्चिदानंद सिन्हा ऑप्शन में नहीं है, तो इसीलिए करेक्ट आंसर राजेंद्र प्रसाद ही होगा। अगर सच्चिदानंद सिन्हा ऑप्शन में होता तो आपको वो चुनना पड़ता, ठीक है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 24। The maximum strength of Council of Ministers in a state as per Constitution of India is percentage of, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली में मान लीजिए कि कितने भी मेंबर्स हैं, उसका कितने परसेंट लोग मिनिस्टर बन सकते हैं? 10%, 12%, 15% और 18%, बताइए। The maximum strength of Council of Ministers in a state as per Constitution can be how much percentage of legislative assembly? क्वेश्चन नंबर 24 का 15, ओके, वेरी गुड, ओके। सी, वेरी गुड, ठीक है। सिर्फ 3 लोगों ने यहाँ पर 2 लोगों ने ही रेस्पॉन्ड किया है,
विच इज नॉट ए गुड थिंग, बट क्या कर सकते हैं। तो ये आपका 15% है। ये 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया था, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं या फिर जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, ये अपने चाहते लोगों को मिनिस्टर्स बनाएंगे। तो जितना ज्यादा लोगों को मिनिस्टर्स बनाएंगे उतना ज्यादा भाई सरकार का पैसा भी तो खर्चा हो रहा है। सरकार का पैसा मतलब कि हमारा आम लोगों का पैसा। तो 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाएगा और यहाँ पर बताया गया कि 15% से ज्यादा लोग जो है आपका क्या नहीं बनना चाहिए। अगर 100 एमएलए है उसमें सिर्फ 15 लोग ही क्या बन सकते हैं, मिनिस्टर बन सकते हैं इन टोटल, इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर और द प्राइम मिनिस्टर। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ऑप्शन सी। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। किसी भी तरीके की आप क्या नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। ये कौन सा आर्टिकल में है? 15, 16, 17, 18 बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। ए बी सी डी करके भी बोल सकते हैं, सो दैट यू कैन टाइप इट फास्टर एंड वी कैन कंप्लीट द क्वेश्चंस। आर्टिकल 18 किसने बोला? पिनबम आंगू। आर्टिकल 18 तो नहीं है भैया, नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत बात हो गया। करेक्ट आंसर इज ए, किसी भी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलेगा। ठीक है, और हम लोगों ने आर्टिकल 16 में क्या देखा था कि आप जॉब या फिर एम्प्लॉयमेंट के लिए इन सब बेसिस के ऊपर आप क्या नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, इंक्लूडिंग और एक चीज था डिसेंट, किसी की बैकग्राउंड देख के आप क्या नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी का अप्रोच किया है। आर्टिकल 18 में किसी भी तरीके के टाइटल्स नहीं रख सकते आप नाम में। ठीक है, ऐसा टाइटल नहीं रख सकते हैं जिसकी वजह से क्या हो कि आप अपने सोसाइटी में बाकी लोगों से ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखे। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या मानते हैं, राइट टू इक्वलिटी, हर कोई बराबर है। प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड फ्रॉम वेयर? फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो क्लास 9th के जो आपका एनसीईआरटी हिस्ट्री बुक का चैप्टर, पहला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें ही आपको इसका आंसर मिलेगा। सो आपको करेक्ट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 26 का? ओके, ए, सब लोग ए और फ्रेंच बोल रहे हैं, गुड। नाइस। टॉपिक रेबी नो। करजिप नीरी, फ्रेंच अबोतानी, ऑप्ट अमेरिका मतलब क्या है? अमेरिकन वाला ऑप्शन आप बता रहे हैं, इट शुड बी फ्रांस। ठीक है, फ्रांस में आपका 1789 में फ्रांस में क्या होता, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, और उस टाइम मेरे पीरियड में सब लोग डिमांड कर रहे थे देयर शुड बी लिबर्टी, हर किसी को आजादी चाहिए, बराबरी होना चाहिए, और फ्रेटर्निटी, पीपल शुड लिव टुगेदर विथ हार्मनी। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट है ये फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से आता है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर ए होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 का बताइए, ये फॉरेस्ट गार्ड में आया था कि द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी, ठीक है, चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज हु? राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, नेहरू, पटेल। बताइए, कितना इजी सवाल है, आप लोगों को तो सारा एग्जाम यूं निकल जाना है चुटकी से। ओके, बी, बहुत सारे लोग बी बोल रहे, बी बोल रहे हैं। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है, डिस्कशन करें, ऑल ऑफ यू शुड नो दैट दिस इज द करेक्ट आंसर, सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताइए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर इंडिया की बात करें, चेयरमैन ऑफ इंटरेस्टेड काउंसिल,
ठीक है, इंटर स्टेट काउंसिल का चेयरमैन कौन बनता है? यूनियन होम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और नन ऑफ द अबव। बताइए, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताइए। इंटर स्टेट काउंसिल का चीफ कौन होता है? चीफ एज इन चेयरमैन कौन होता है? हु इज द चेयरमैन ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल इन इंडिया? कुछ आकुश एस पीएम, पीएम, बहुत सारे लोग एस्पिरेंट वाला बोल रहे, प्राइम मिनिस्टर, ओके। तो ये जो इंटर स्टेट काउंसिल है ये आपका 1990 में बनाया गया था। 19 अरे यार 1990 में बनाया गया था, ठीक है। और ये बनाया गया था अंडर आर्टिकल 263, ठीक है, इंटर स्टेट काउंसिल, ताकि आपस में जो स्टेट्स हैं, सारे स्टेट्स आपस में पीसफुली रह पाए, को एग्जिस्ट कर पाए, ठीक है। ऐसे में हम लोग क्या देखते हैं, इंटर स्टेट काउंसिल की जब हम बात करते हैं, इंटर स्टेट काउंसिल की जो इंपॉर्टेंस है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू इंश्योर नेशनल इंटीग्रेशन एंड इट इज चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 29। व्हाट इज द लॉन्ग टर्म फॉर्म ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग का फुल फॉर्म बताइए। नीति आयोग का फुल फॉर्म बताइए। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताइए। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टैलेंट इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और डी। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताइए। We have 5 more questions to go, then we will be done with today's session. बताइए कि what would be the correct answer? तो नीति आयोग को बनाया गया था 2015 में, ठीक है। जैसे ही हमारा एक नया सरकार आया 2014 में, तो सरकार ने बोला कि जो पहले प्लानिंग कमीशन था, ठीक है, प्लानिंग कमीशन था, प्लानिंग कमीशन को हमें बदलना है। प्लानिंग कमीशन को चेंज करके हमें क्या करना, प्लानिंग कमीशन को यहाँ पर खत्म कर दिया। 1950 से चलता आ रहा था, इसको खत्म करके नया बॉडी लाया जिसका नाम था नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इनोवेशन, नहीं, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति, ठीक है। तो ये हम लोग क्या देखते हैं, 2015 में लाया गया था भाई द एनडीए गवर्नमेंट इन देयर फर्स्ट टर्म, ठीक है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 30। देखिए, ये सीएलडीसीई के एग्जाम में पूछा गया था। पूछा तो फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द प्रोविजन ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब जो बजट की जब हम बात करते हैं, बजट ये जो वर्ड है ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी मेंशन नहीं है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी मेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन बजट के जगह पे क्या मेंशन है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एएफएस मेंशन है। तो ये एएफएस कौन से आर्टिकल में है? 108, 1110, 110, 111, 112, क्या होगा बताइए। तो बजट में हम लोग क्या देखते हैं? सरकार की क्या खर्चा होगा, सरकार के इनकम कहां से आ रहा है, ये सारे चीजें हम लोग क्या देखते हैं? एक्सपेंडिचर, इनकम, ये सब चीजें हम लोग क्या देखते हैं? सरकार यहाँ पर प्रेजेंट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अगर हम बात करें। तो ये किस में मेंशन है? 12 डी, 12, ओके 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 ओके। और भी कोई लोग कुछ बोलना चाहेगा? सो यस, डी इज योर करेक्ट आंसर व्हिच इज 112, आर्टिकल 112 में यहाँ पर मेंशन है अबाउट व्हाट? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। गुड, वेरी गुड। और याद रखना कि बजट शब्द जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी मेंशन नहीं है। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है, जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं। अगर उनको रिजाइन करना पड़ेगा, उनको रेजिग्नेशन लेटर कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा? प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा और प्रेसिडेंट, बताइए। द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन लेटर टू whom?
अच्छा, किसी ने पूछा है कि सर आर्टिकल 110 में क्या था? आर्टिकल 110 में है आपका मनी बिल, ठीक है, मनी बिल के बारे में बात होती है, मनी बिल, ये याद रखना। गुड, जिसने भी पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या है? सब लोग प्रेसिडेंट बोल रहे हैं। लेट्स सी, और कितने लोग, और कोई कुछ बोलना चाहता है? यस, काई रोमचा, यस, मनी बिल 110 में मनी बिल था, यस। लुमी पुयम सेज प्रेसिडेंट, ओके 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 ओके, ऑल ऑफ यू आर करेक्ट। जो जिसने भी प्रेसिडेंट बोला है, तो वाइस प्रेसिडेंट को अगर रिजाइन करना पड़ेगा, उनका रेजिग्नेशन लेटर किसके पास जाएगा? द रेजिग्नेशन लेटर विल गो टू द प्रेसिडेंट, ठीक है। नाउ मुझे ये बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। चेयरमैन ऑफ 15 फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, उनका नाम क्या था? एनके सिंह, डीके जोशी, प्रफुल्ल पटेल, स्मिता सबरवाल। तो ये तो हो गया, देखिए इसका तो करेक्ट आंसर एनके सिंह है, ए है। अभी 16 फाइनेंस कमीशन भी यहाँ पर अपॉइंट किया गया है, तो मुझे 16 फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन का नाम बताए, बस 16 फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन का नाम बताए, अगर कोई बता सकता है तो। यस, 16 इज अरविंद पनागरिया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो ये याद रखना, ये आपको पूछा जा सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम में, अरविंद पनागारिया, ठीक है, अरविंद पनागारिया। ओके, वेरी गुड। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 33। सेक्शन 124 ए की अगर हम बात करते हैं, ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? चाइल्ड सेक्स अब्यूज, डोमेस्टिक वायलेंस, विमेन एंड चाइल्ड ट्रैफिकिंग, सेडिशन। सेक्शन 124 ऑफ आईपीसी की जब हम बात करते हैं, तो ये डील्स विथ व्हाट? क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताइए। सेडिशन, वेरी गुड। नेलपी नाना से सेडिशन, एस्पिरेंट वाला से सेडिशन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, एक्सेलेंट। लेकिन आपको ये भी जानना पड़ेगा कि आईपीसी को अभी रिप्लेस कर दिया गया है, आईपीसी को रिप्लेस करके बीएनएस लाया गया है, बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। तो उसको भी याद रखना कि अभी नया जो वो है आपका बॉडी है, उसका नाम है आपका बीएनएस। आई थिंक डी, ताखे आकांक सेज आई थिंक डी, यस द करेक्ट आंसर इज डी, ओके, डी इज योर करेक्ट आंसर। Moving to the final question of the day. 71st constitutional amendment included which of the following languages in the 8th schedule? बताइए। The 71st constitutional amendment included which of the following languages in the 8th schedule? बोडो, मणिपुरी, उर्दू, डोगरी, क्या होगा? बताइए। तो 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 3 लैंग्वेज ऐड किया गया था। एक तो था आपका कोंकणी, दूसरा नेपाली, और तीसरा क्या था? तीसरा बहुत सारे लोग सही बोल रहे हैं, विच इज मणिपुरी, वेरी गुड। तो ये तीनों लैंग्वेज यहाँ पर ऐड किया गया था विद रेस्पेक्ट टू व्हाट? 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। So these are the few questions we wanted to try and discuss with all of you. Please let me know how did you find the session, and how can we make it even more better. And would like to see you all in our next session whenever we go live. Okay. I hope this session was fruitful. I hope this session was beneficial for all of you. Keep studying, keep practicing. Let's crack it. मियाम से हम तो फेल। भाई क्यों फेल होंगे आप? क्यों फेल होंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको कोशिश करते रहना है, आपका प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, ठीक है। फाइन, दैट शैल बी ऑल। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट session whenever we go live. Till then, have a good time. Take care.